we have discussed about pivot and subordinate, that is TV is equals to mu naught by 4 pi IDL sin theta upon r square. That was the main formula to calculate the magnetic field. Okay, at a distance r from the current carrying wire. Okay, using this formula, we have discussed two formulas. Means we have discussed the two applications of pivot and subordinate. Now we will discuss some numericals based on that, uh, and further we will discuss the third application of pivot and subordinate. Okay. First of all, let us discuss some numericals based on the last two derivations. Okay, write down the question. The question is two two identical coils, capital P and capital Q. Two identical coils, P and Q, each of radius capital R. Each of radius capital R are lying in perpendicular planes. Are lying in perpendicular planes such that क्या लिखा आप लोग? Two identical coils P and Q, each of radius capital R, are lying in perpendicular planes such that they have a common center. Such that they have a common center. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of the magnetic field of the magnetic field at the common center at the common center at the common center of the two coils of the two coils if they carry if they carry currents equal to if they carry currents equal to capital I and I root 3, capital I and I root 3 respectively. सबसे पहले आपको क्वेश्चंस लिखना होगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन. Okay, first read the question fast. Read the question.
देखो कहा है कि इसमें दो कॉइल्स, एक इस तरह से कॉइल है हॉरिजॉन्टल में मान लेते, मतलब एक का प्लेन हॉरिजॉन्टल है और जो दूसरे का प्लेन है वो वर्टिकल है ना, दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन। बोला ना इसमें द टू आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q, P and Q, each of radius capital R lie in a perpendicular planes, यानी एक का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में है, such that they have common center, दोनों का सेंटर भी कॉमन है। Find the magnitude and direction of the magnetic field at the common center of the coils. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एक पे सेंटर की वजह से फार्मूला क्या होता है। सेंटर की वजह से सेंटर पे फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और दोनों की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, दोनों की रेडियस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, दैट इज म्यू नॉट बाई टू, अगर इसमें आई मानते हैं तो आर, म्यू नॉट बाई टू क्यू म्यू नॉट बाई टू आई रूट थ्री दिया हुआ है दूसरे वाले में करेक्ट, और ये भी क्या हो जाएगा आर। मैग्नेटिक फील्ड बाई दीज टू कॉइल्स विल बी म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर म्यू नॉट बाई टू आई रूट थ्री बाई आर। एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन की बात आती है, अगर मैं इसमें अगर ऐसे करंट मानूं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट द सेंटर विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस पी की वजह से। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी। अगर इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे मानते हैं, ऐसे करंट है तो डाउनवर्ड होगा, पता है। अगर ऐसे करंट है तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज पी क्यू। ओके, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस बी। फाइनल आंसर बताओ क्या है। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट फास्ट, करके बताओ कितना आएगा। म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर होल स्क्वायर म्यू नॉट बाई आई बाई आर थ्री जीरो का होल स्क्वायर, ये पूरा कॉमन ले लीजिए। म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए क्या बचेगा, वन प्लस रूट थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री, इट विल बी फोर। यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर टाइम्स टू। तो टू से टू कैंसिल, फॉर्मूला आपका बचेगा म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर, दैट इज द रिजल्ट।
डायरेक्शन अगर आप फाइंड करोगे तो डायरेक्शन आप जानते हो कैसे निकलता है, दैट इज द रिजल्टेंट, और कोई भी एक डायरेक्शन दैट इज द थीटा, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan theta equals to perpendicular upon this, means dq upon dp. Okay, for dq is what? It is mu naught by 2 I root 3 upon r, or dp is what? Mu naught by 2 I by r. It will be root 3. Tan theta equals to theta equals to 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. डन और नॉट, बताओ फटाफट बताओ. डन. क्लियर हो गया आपका? इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? If yes, then you can write yes, because if you are writing, it will make your attendance. आप yes और no लिखोगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है. याद रखना ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसी से अटेंडेंस आपकी लगेगी. आप ओके. डायरेक्शन वाला क्या, डायरेक्शन वाला कौन लिखा है? डायरेक्शन वाला नहीं समझ में क्या? वेट, डायरेक्शन वाला प्लीज रिपीट. डायरेक्शन वाला में क्या लिखा है? डायरेक्शन का मतलब आप दो वेक्टर आता है, कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर, एक यहाँ वेक्टर है और एक यहाँ वेक्टर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये रिजल्टेंट होता है वेक्टर, आपने पढ़ा ही हुआ है, थीटा होता है ना, इससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है. अगर सीधा है मींस 90 डिग्री पे है तो ऐसे मिला लेंगे, ये हाइपोटेनस होता है. ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, आपके ऊपर है, कोई भी नहीं. दिखाना पड़ेगा किस किस कहाँ से. जैसे यहाँ पे है, the direction of net magnetic field from BP is 60 degree and direction of magnetic field from BQ is 30 degree. तो ये लिखना पड़ेगा तब ये आपका फाइनल आंसर है. चलो सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी हम लोग करते हैं. मैं लिखा देता हूँ क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन. सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिखो. Two coaxial circular loops, two coaxial circular loops, two coaxial circular loops capital L1 and capital L2. Capital L1 and capital L2 of radii 3 centimeter and 4 centimeter, of radii 3 centimeter and 4 centimeter are placed as shown. Are placed as shown. What should be the magnitude? What should be the magnitude
and direction. What should be the magnitude and direction of the current of the current in the loop L2 in the loop L2 so that in the loop L2 so that the net magnetic field so that the net magnetic field at the point OB0 at the point OB0 मैं फिगर बनाया था थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप लोग इमेजिन करोगे फिगर बनाया था फिगर ये एक यहाँ पे छोटी सी कॉइल है एक यहाँ पे थोड़ा बड़ी सी कॉइल ये मिडिल का एक पॉइंट है मिडिल नहीं है यहाँ से इसका इसका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है now figure that point is O point और ये डायरेक्शन गिवन है डायरेक्शन ऑफ करंट 1 एम्पियर it is given it is L1 it is L2 ये 4 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी पता है आपको R1 that is 3 सेंटीमीटर R2 4 सेंटीमीटर और यहाँ फाइंड क्या करना है हमको I2 so that the magnetic field at center means at O is 0 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का ये क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो फिगर गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो ट्राई टू सॉल्व थोड़ा सा मौका दे दो क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो दिक्कत हो आप एक बार इमेजिन करो सोचो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं अभी करा दूंगा इसको थ्री बाई फोर है
3/4 एम्पियर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। 3/4 होल स्क्वायर है, 3/4 होल स्क्वायर। देख लो, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 0.5, 0.5 एम्पियर देख ले। देखो बाकी लोग, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो डिपेंड। पहले देखो समझ में, हमको समझ आ, ठीक है। इससे दिया हुआ है कि करंट इस तरह से, है ना। मान लेते हैं कि करंट ऐसे, ऐसे। अगर यहां से मैं देखता हूँ कि ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट इधर की तरफ है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ। ओ पे magnetic field at that point is in this direction, okay। इसको B1 कहते हैं, B1। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बताओ ये भी क्या होगी, इधर ही की तरफ, इसी डायरेक्शन। तो B1 भी इधर ही है और B2 भी हमारा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात, जैसे से समझाना पड़ेगा। नहीं है, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन समझ में आ रही है करंट की, क्या होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो मैं, तो आप यहाँ पे लिख लो, पहले करंट डायरेक्शन की पहले बात कर लेते हैं। डायरेक्शन इन द L2 लूप मस्ट बी अपोजिट टू L1। वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम बस इतना कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप L2 must be in opposite direction as the current is in L1। Note down fast। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दे, चलो बस तुम लोग पूछा करो, कोई बात, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, आराम से करेंगे। देखो फिर से बताया था, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वायर, राइट हैंड पाम रूल पढ़ के आए 10th क्लास। ये करंट अगर अपसाइड है, देखना ध्यान से, अपसाइड, if you have to find the magnetic field at that, यहाँ पे कोई क्या करेंगे हम, अपने 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 ये जो पाम है, जो हैंड है, स्ट्रेस स्ट्रेच करेंगे, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे, ठीक है। और ये जो फिंगर है, इट विल बी टुवर्ड दैट पॉइंट, यानी यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रख लिया हमने। अब कह रहा है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम, परपेंडिकुलर टू द पाम, इसके परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस। ये तो बात क्लियर हुई। कॉइल वाइल छोड़ दो, यहाँ पे लूप की अगर बात, ठीक है। अगर करंट हमारी ऐसे है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी डायरेक्शन क्या होगी, करंट इज अपसाइड, इस पॉइंट करंट अपसाइड, और ये फिंगर हमारा सेंटर की तरफ है। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ, इस पोर्शन की, तो आप देख लो, टुवर्ड द सेंटर, द फिंगर इज टुवर्ड द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। अगर आप यहाँ की बात करते हो, ओके,
current direction downward and the finger is toward the center, the direction of magnetic field will be out of the plane. And here, same, out of the plane, out of the plane, out of the plane. Means all the magnetic field will be sum up. क्लियर होगी बात? यहाँ पे भी वैसे ही है. अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, आपको ये समझना पड़ेगा. ये एंटी क्लॉकवाइज है. अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे होगा ना, ऐसे. तो ऐसे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन. अब ये सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इधर की तरफ. सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इधर की तरफ. अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐड होगा. सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगा. क्लियर होगी बात? इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो भी करंट की डायरेक्शन होगी, इस लूप में जो भी डायरेक्शन होगी, whether it is in clockwise or anti-clockwise, the current, the direction of current in this loop must be opposite to this loop. बस इतना हमको लिख देना है और आंसर है. फिर उसके बाद बात आती है, हमको तो समझ में आ गया कि हाँ, एक इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट इज V2. अब हम जानते हैं कि अपोजिट है तो इक्वल भी होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, देख लो, अब ये आ गया ऑन द एक्सिस. ये होता था A, ये होता था X, ये होता था R. मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी एक्सिस पे, उसका फार्मूला होता था म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3. अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे फॉर P1. कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 आई, इसमें 1 एम्पियर है, 1 इंटू ए, ए यानी ये वाला कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर. 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर यानी ए. ये कितना है? 3, देख लेना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये कितना है? 4. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई इक्वल टू. सेम इसी तरह से इसके लिए भी लगाएंगे. म्यू नॉट बाई 2 आई, जो कि हमको निकालना है I2, एंड ए इज व्हाट? इट इज 4. ए यहाँ पे 4 है. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन ए कितना यहाँ पे? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर एंड एक्स इज व्हाट? इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना. अब होल टू द पावर कितना आ जाएगा? 3. सॉल्व करके I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो. डू फास्ट. Yes, the answer is correct. 9 by 60 means 3 by 4 whole square. तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया. देख लेते हैं. म्यू नॉट बाई 2 म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. यहाँ क्या बचेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और अपॉन में ये हो जाएगा आपका, सॉरी 9 ना, 9. तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 3 by 2 इक्वल टू. यहाँ पे अगर देखा जाए
I2 into 16 into 10 to the power minus 4 or divided by 16 into 10 to the power minus 4 plus 9 into 10 to the power minus 4 to the power 3. ये सेम है ना, 9 10 को 16 10 को, ये पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म यहाँ पे 10 की पावर 4 या 10 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। I2 इक्वल्स टू 9 में 16 m, दैट इज योर आंसर। है बहुत छोटा सा। Keep your video on now, everyone. Keep your video on. मैं डिसेबल कर दूंगा, है ना, 1 महीने के लिए डिसेबल कर दूंगा। बार बार बोल लो, बीच बीच में बार बार बोलूंगा नहीं। अपने वीडियो ऑन रखो सभी लोग, नहीं तो मैं जिसका पाऊंगा मैं डिसेबल कर दूंगा 1 महीने के लिए। और ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ हो सकता है, आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना है, ये इतनी जल्दी जाएगा नहीं। कीप योर वीडियो ऑन। हाँ, तो मूड खराब होगा तो मैं सोच लो डिसेबल कर दूंगा 1 महीने के लिए। तो बहुत टाइम है यार, 8:25, बहुत टाइम लगाते तुम, है ना। हो गया ना, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कोई दिक्कत है तो फट से बताओ, आगे चले। अच्छा, तो एक डेरिवेशन और हो जाती है आज, कर ही लेते, थोड़ा टाइम ही लगेगा। चलो एक और डेरिवेशन हम कर लेते हैं फटाफट, पहले टाइम लग जाए। सबको क्लियर हो गया अभी तक सारी चीजें? यस और नो सब लोग लिखेंगे, बार बार अटेंडेंस लगेगी, इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ। इफ यस देन राइट यस, अदरवाइज राइट नो। यस 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 यस। ओके, ओके, राइट डाउन थर्ड एप्लीकेशन। आज डेरिवेशन कर ही लेती। राइट डाउन थर्ड इक्वेशन, थर्ड एप्लीकेशन। magnetic field magnetic field due to a long straight magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Long straight current carrying conductor. Carrying conductor. Carrying conductor. Long straight current carrying conductor. थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा सबसे आसान था कि थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा और मुश्किल। चलो कर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देख, पहले मैं प्रीवियस दो की बात कर, मैं सर्कुलर की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ पे हम जो एंगल ले रहे थे थीटा, थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो हम लोग फॉर्मूला बात कर रहे थे, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट था, आई भी कांस्टेंट था, म्यू नॉट भाई भी कांस्टेंट था। ओनली
डीएल बचा हुआ, जब कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ डीएल को इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? जब हम उसकी बात कर रहे थे ऑन द एक्सिस, तो वहां पे भी सिर्फ डीएल बचा हुआ था, बाकी सब कांस्टेंट था, बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे जब हम करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट नहीं होंगी, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, है ना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट वायर के थ्रू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक स्ट्रेट वायर। अभी मत फिगर बनाना आप लोग, फिगर भी मत बनाना, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड, अभी फिगर मत बनाना, बताऊंगा। ये है, हम मान लेते हैं कि ये सेंट्रल लाइन, और ये वायर जो है, इस वायर में करंट जो फ्लो हो रही है, लेट अस सपोज द करंट इज आई, इट इज अपसाइड। ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पोजीशन से अनदर पर्टिकुलर पोजीशन तक एक स्ट्रेट है ना, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। अब कह रहा है इसके थ्रू, इसके थ्रू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। अगर मैं इस पूरे वायर को स्मॉल 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 डीएल में, मींस करंट एलिमेंट में इसको कट कर दूं, करंट एलिमेंट में अगर मैं इसको कट कर दूं, यहाँ पे कोई भी मैं एक जनरल डीएल एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी एक जनरल डीएल एलिमेंट, लेट अस सपोज दिस इज डीएल एलिमेंट, ठीक है। और इस डीएल एलिमेंट से मैं कह सकता हूँ ये जो पॉइंट हमारा मिल के आ रहा है, ये पॉइंट, ये जो हमारी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, and you know very well this is the direction of DL element and this is the R element, and this will be the theta, एंगल थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम ए मान, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको ए मान लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब ये बताओ कि दिस एंगल थीटा, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूले की बात की थी कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब पीछे दो जो प्रीवियस डेरिवेशंस थी, उन प्रीवियस डेरिवेशंस में म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट ही है ऑलवेज, आई भी कांस्टेंट, साइन थीटा भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट। लेकिन इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट। लेकिन व्हाट अबाउट थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, अगर मैं ये डीएल लेता हूँ और इसके नीचे डीएल लेता हूँ, तो क्या थीटा कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? नो। अगर मैं इसके नीचे अगर ले लेता हूँ डीएल, इसके नीचे अगर मैं डीएल ले लेता हूँ, तो बताओ एंगल बढ़ेगा या घटेगा, विल इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट अबाउट एंगल? एंगल विल डिक्रीज और इंक्रीज? इट विल obviously decrease. Very good. Means now the theta is not constant. DL is also variable. DL तो variable होता ही है, थीटा थीटा भी वेरिएबल। और व्हाट अबाउट आर? अगर मैं डीएल को नीचे लेता हूँ, व्हाट अबाउट आर? विल इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज। अरे यार, हाँ, यहाँ से थीटा को डीएल को हम नीचे ले लेंगे, ये आर और बढ़ जाएगा ना, इट विल इंक्रीज। वेरी गुड। मीन्स आर इज ऑल्सो वेरिएबल, आर इज ऑल्सो वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो गए। तो काम यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया।
तीन वेरिएबल आ गए। अब तीनों वेरिएबल को हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मीन्स जब भी हम कोई फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखना, कोई भी हम फंक्शन जब इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो उस फंक्शन में वेरिएबल एक होना चाहिए। अगर कई सारे वेरिएबल्स हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है। समझ में आई बात? नहीं है? समझ में आ गई होगी। फंक्शन में हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो तीन वेरिएबल है तो क्या करेंगे? या तो या तो साइन थीटा को डीएल में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा को डीएल वेरिएबल में यानी एल वेरिएबल में हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें, और आर को भी हम एल में कन्वर्ट करें। तो सब के सब क्या होगा? अगर हो सकता है कि इस पूरे डायग्राम में एल और साइन, सॉरी, एल और थीटा कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। अगर हम थीटा को एल में और आर और एल भी हो सकता है कहीं रिलेटेड, आर और एल को भी हम क्या करते हैं, इंटर रिलेट कर देते हैं। ठीक है? तो अगर मैं सारे वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है? या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई तीसरा कॉन्स्टेंट, ये इनको छोड़ के कोई मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स वेरिएबल। तो डीएल को भी मैं एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ, साइन थीटा को भी एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ, और आर को भी एक्स में कन्वर्ट करूँ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से या अलजेब्रिक किसी भी तरीके से। अगर डीएल को, थीटा को और आर को किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट, सॉरी, वेरिएबल में अगर हम कन्वर्ट कर देता हूँ तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा काम हो सकता है, और बाद में हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम टेक्निक या यूज करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएंगे। क्या? चलो पहले थोड़ा बड़ा फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, और ये इसको साइड में लिखना है, तो इसमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए। इस पे अगर कहीं साइड में लिखना है, ये फार्मूला कहीं साइड में लिखना है, ये थोड़ा बड़ा बना, बड़ा, कॉपी भी जितना बड़ा हो सके बना, फास्ट। यहाँ से डीएल बना देना, ये एल हो जाए। Video is not clear. Video is clear, no? Video is, it is clear. It may be your problem. Now clear. Okay. हाँ, स्पीड यहाँ पे शो करता है ना, और लैपटॉप भी शो करता है, तो जब डाउन होता है तो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देना आप लोग, ये इसको बोलेंगे फाइव, है ना? तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव। यहाँ पे साइन थीटा को चेंज करना है तो साइन थीटा
इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5 एंड 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉस 5 इन साइन थीटा के प्लेस में हम कर सकते हैं कॉस 5 यानी सारे वेरिएबल को हम 5 के टर्म में कन्वर्ट कर एक तो हमारा कन्वर्जन हो गया है ना साइन थीटा को हम कॉस 5 लिख देंगे 5 के टर्म में हम कन्वर्ट कर है ना यहाँ पे और लिख रहे हैं ना cos phi इज इक्वल टू cos phi cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a बाई आर यानी r इक्वल टू यहाँ पे r को भी कन्वर्ट कर लेंगे क्या r हो जाएगा हमारा a बाई cos phi इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a sec phi यानी साइन थीटा का काम हो गया और r का काम हो गया यदि दोनों फाई में कन्वर्ट हो गए एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट हो थोड़ा सा टाइम लग सकता है कोई बात नहीं दोनों एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट हो इसमें एक फाई में कन्वर्ट नोट करते रहना उसके बाद एक और चीज बची क्या यहाँ पे डीएल डीएल को भी हम फाइव में कन्वर्ट करें क्योंकि डीएल भी एक वेरिएबल था तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एल बाई ए तो एल इक्वल टू कितना रहेगा ए tan फाइव हमको तो डीएल निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे डीएल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू ए tan फाइव हो जाता है सेक स्क्वायर फाइव यानी बेसिकली यहाँ पे डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव को हमने इधर कर यानी डीएल भी कन्वर्ट हो गया और आर भी कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे साइन थीटा भी तीनों का तीनों वेरिएबल सब फाइव में कन्वर्ट देखो यहाँ साइन थीटा को भी फाइव में कन्वर्ट हो गया आर भी फाइव में कन्वर्ट हो है ना हमने यहाँ पे आर को पास फाइव ही क्यों लिखा आर और एल में क्यों नहीं हमने चेंज यानी हमने साइन क्यों ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ही क्यों लिया साइन क्यों नहीं लिया तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं एल ले लेता एल और आर को ले लेता तो एल इज ऑल्सो वेरिएबल एल और ए एल और ए सॉरी आर और ए हमने लिया आर और एल ले लेते तो यहाँ पे आर और यहाँ एल आ जाता एल सेक फाइव तो एल अगेन वेरिएबल हो जाता लेकिन ए हमने इसलिए लिया क्योंकि ए कांस्टेंट है ना ऐसे ही tan फाइव हमने क्यों लिया tan फाइव एल बाई ए क्यों लिया एल बाई आर क्यों नहीं लिया आर अगर ले लेते तो आर फिर से एक वेरिएबल आ जाता है ना इसलिए हमने आर नहीं लिया हमेशा ए के टर्म में कन्वर्ट इसलिए किया बिकॉज ए इज कांस्टेंट ये यानी इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की इट इज ऑलवेज कांस्टेंट ठीक है इसीलिए हमने ए के फॉर्म में सबको कन्वर्ट किया तो इस फार्मूले में जो हमारा बायोट एंड शेवर्ट लॉ है बायोट एंड शेवर्ट लॉ इट हैज three variables dl sin theta and r square means these three variables is now converted into uh, another variable that is phi तो साइन थीटा को हमने cos फाइव में कन्वर्ट कर दिया आर सॉरी एल को सॉरी कहा गया हाँ आर को हमने एक सेक फाइव में कन्वर्ट कर दिया और डी एल को ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव में कन्वर्ट कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अब इस फार्मूले को फिर से एक बार लिखोगे आप लोग राइट डाउन दिस फार्मूला ये फार्मूला लिखो और उस फार्मूले के नीचे आप लोग इस तरह से लिखोगे
dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर आई डी फाइव, ए सेक स्क्वायर आई डी, और अपॉन में सॉरी इनटू साइन थीटा, साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कॉस फाइव, और अपॉन में आर स्क्वायर, मीन्स आर के प्लेस पे कितना जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर आई, तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब कैंसिल हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस फाइव, कॉस फाइव डी फाइव, तो डी बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस फाइव डी फाइव, ये तो पूरा बी हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन कॉस फाइव डी फाइव, है ना, बाकी जो कांस्टेंट है बाहर आ जाए, कॉस फाइव डी फाइव, यहाँ तक कर लो। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हम इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लिमिट क्या रखें, है ना, किस चीज के लिमिट, फाइव, फाइव यहाँ तक हो गया होगा सबका, तो स्पीड बढ़ा के लिखा था ना, क्योंकि टाइम ओवर भी हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ इसको कंप्लीट करके ही फिनिश करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 5 वेरिएबल है, फाइव, फाइव हमारा वेरी कर रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, और फिर फाइव कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ तक, यानी जो वायर है वो फाइनाइट, फाइनाइट वायर है, मीन्स फाइव जीरो तक आ सकता है, और फिर जीरो से फाइव तक नीचे आ सकता है, और फिर फाइव से लेके जीरो तक, और जीरो से लेके हमारा एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू तक, समझ में आ रही बात है, एक पॉजिटिव वैल्यू से एक नेगेटिव वैल्यू तक जा सकता है। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले को नेगेटिव मान लो, नीचे वाले को नेगेटिव मान लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव, है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस पूरे एंगल को मैं, नीचे है तो -5 कर देता हूँ, पूरे पूरा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, -5, और ये ऊपर कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ तक ये स्प्रेड है, ये ऊपर ये पूरा जो है इसको मैं 5 बोलूँ, यानी माइनस, ये निगेटिव नीचे की तरफ है, -5 से 5 तक ये स्प्रेड है, तो ये हो जाएगा -5 to 5, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा का जो होता है वो साइन थीटा हो जाता है, ये साइन है, -5 into 5, ये बन गया 5 -5 into 5 हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं फाइनलाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे। तो नाउ b will be equals to mu naught upon 4 pi I by a into मतलब sin phi 2, यहाँ पे लिखेंगे हम sin phi 2 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस साइन -5
अब साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, सब लोग को पता होगा। साइन माइनस उसको भी पढ़ा चुका हूँ, बायो वालों को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। बायो वालों को मैंने स्पेशल क्लास लिया था ट्रिग्नोमेट्री का। मैथ्स वाले जानते ही है, नहीं जानते तो पढ़ाई छोड़ दो, बेकार है पढ़ना ही। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा सभी लोग अपने कॉपी में देखोगे, बायो स्टूडेंट, मैथ्स वालों को मैं नहीं बताऊँ, बायो स्टूडेंट देखोगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। आप कॉपी उठा के देख लेना, साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, न्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव। दैट इज द फॉर्मूला to calculate the magnetic field by a finite wire. ठीक है, तो this is your formula and this is the result of the derivation. एक बार दो बार जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होता, ये ध्यान रखना। कितना भी समझ में आ गया हो, कितना भी आप बहुत अच्छे हो, बहुत खुशम खान हो, लेकिन तभी आपको क्लियरिटी होगी जब आप कम से कम 2 से 3 बार डेरिवेशन खुद से करें। तो ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे जब रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो ये हो नहीं पाएगा। ओके, जिसका हो गया वो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर लिखे, प्रेजेंट सर एंड देन लीव द क्लास। राइट डाउन फर्स्ट प्रेजेंट सर देन लीव द क्लास। थैंक यू। I will Sir, upload the all lectures. I will upload. okay, sir. Leave the class, each and everyone, before writing. Okay, first write down present sir. This is your attendance, and after that, leave the class. Kushi Yadav, Rini Rai, Ashit Pandey, और कौन है इसमें? दिव्या श्रीवास्तव, अशित